तो बात है 7 जून 1917 की, जिस दौरान पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तभी मेसेंस के एक गांव बेल्जियम में एक बड़ा भूकंप आया, जिससे इलाके का हर एक कोना अपनी सतह से हिल गया और उस इलाके में मौजूद जर्मन सेना ये देखकर हक्की बक्की रह गई कि आखिर कैसे झटके हैं ये। लेकिन तभी उन्होंने इलाके में मौजूद अपने साथियों के शरीरों को आसमान में उड़ते हुए देखा, जो कि आग की लपटों से घिरे हुए थे। तब जाके उन्हें कहीं एहसास हुआ कि ये किसी तरह का भूकंप नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा धमाका है। इस विस्फोट के बड़े धमाके ने वहाँ लगभग 10,000 जर्मन सैनिकों का सफाया कर दिया, हजारों लोगों को घायल कर दिया और यहाँ तक कि इसके झटके फ्रांस ने भी महसूस किए। लेकिन इसमें हैरान और परेशान करने वाली बात यह थी कि ये विस्फोट किसी तरह के बम या तोपखाने से नहीं हुआ था जो ऊपर से बरस रहे थे। ये ठीक उनके पैरों के नीचे से उत्पन्न हुआ था। तो आखिर कैसे धरती के नीचे इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है और इतने सारे लोगों की मौजूदगी में से अनदेखा कैसे किया जा सकता है? तो जनाब, इसका उत्तर बहुत ही गहराई में छुपा हुआ है। ये वही गहराई है जिसके अंदर कनाडियाई, ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड और ब्रिटिश सुरंग बनाने वालों की एक खास टीम दिन रात काम कर रही थी, ताकि वो मानव इतिहास के सबसे बड़े मैन मेड विस्फोटों को जन्म दे सके। हालांकि खाइयों की इन भयानक कहानियों को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन इन सुरंगों को बनाने वाले कहानियों का किसको अच्छे से ज्ञान नहीं है भाई, इसलिए यकीनन और भी ज्यादा डरावनी होती हैं। तो भाइयों, आप तैयार हो जाइए। मैं वादा करता हूँ अगर आप इन अद्भुत पुरुषों के बारे में जान जाएंगे तो वाकई में आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी को उजागर करने के लिए पहले हमें विश्व युद्ध के एक शुरुआत में वापस जाना होगा। तो बात है अगस्त 1914 की, जब जर्मन सेना ने फ्रेंच और बेल्जियम के डिफेंस को तोड़ दिया था। लेकिन उनकी ये उन्नति ज्यादा देर तक नहीं रही और 1 महीने बाद पूर्वी फ्रांस में आइजन की लड़ाई में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना ने पूरा जोर लगाकर जबरदस्त तरीके से जर्मन के हमले को रोक दिया। दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हावी होने के लिए संघर्ष करते रहे और गतिरोध शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने धरती के अंदर 7 फीट खाइयां खोदी ताकि वे लड़ाई में अपनी स्थिति को बनाए रख सकें। इन सभी डगआउट की पंक्तियों में रहकर वे दुश्मन की तोपखाने से सैनिकों को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि इन खाइयों ने दोनों पक्षों को लगभग बुरे तरीके से रक्षा प्रदान की, लेकिन खाइयों में रहने का मतलब यह भी था कि उनका दुश्मन हमला करना लगभग असंभव बात थी। पर फिर भी डेडलॉक चलता चला गया। लेकिन वक्त आया कि गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में फ्रेंच और जर्मन दोनों तरफ की सेना ने शुरू कर दिया ये गलत माइनिंग का काम। अब आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि तेल या हीरे की तलाश शुरू करने के लिए युद्ध क्षेत्र सबसे अच्छी जगह नहीं हो सकती। लेकिन जनाब, ये खुदाई किसी अंडरग्राउंड खजाने की नहीं, बल्कि वे इससे भी कहीं मूल्यवान चीज के पीछे थे। उनका उद्देश्य बीच की नो मैंस लैंड की पट्टी के नीचे सुरंग बनाना था और तब तक खोदना था जब तक कि वे दुश्मन की रेखा के नीचे नहीं पहुंच जाते। एक बार पहुंचने के बाद वे एक्सप्लोजिव लगा देंगे और बाद में उन्हें विस्फोट कर देंगे, जिससे दुश्मन की ट्रेंच लाइन खत्म होने की उम्मीद थी। तो दिसंबर 1914 की बात है जब युद्ध की सुरंग की क्रूरता, प्रभावशीलता पहली बार देखी गई। लेकिन ये मित्र देशों की सेना के पक्ष में नहीं था। ये गिवेंची की लड़ाई में हुआ था जब 10 जर्मन माइन, जहां हर एक का वजन 110 पाउंड था, मित्र देशों की सीमा के नीचे फट गए थे। इस अंडरग्राउंड माइन के विस्फोट और पैदल सेना के घटक हमले के परिणाम से इस युद्ध में लगभग 800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। पूरे ब्रिटिश भारतीय सरहद ब्रिगेड का सफाया हो गया। भाई, ये हमला न केवल उन लोगों के लिए विनाशकारी था जिन्होंने अपनी जान गंवाई, बल्कि उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने ये डरावनी दास्तान सुनी और ये सैनिक उन पर गोलियां चलाने के आदी हो गए थे। वे अपने रास्ते में आने वाले गोले सुन सकते थे, लेकिन जो विस्फोट धरती के अंदर छिपा हुआ था उनको नहीं पता था कि यह आगे कब और कहां से आएगा। इस विस्फोट के बाद युद्ध जीतने का एक नया तरीका पैदा हो गया था और ये काफी भयानक था। अब आप इस बात की उम्मीद जरूर कर रहे होंगे कि मित्र राष्ट्र, खासतौर पर ब्रिटिश, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे इन विस्फोटों के टन के साथ जर्मन सेना का सफाया नहीं कर देते, है ना? पर नहीं, असल में वे कुछ भी नहीं कर पाए और ब्रिटिश सेना के जनरलों ने दावा किया कि उनकी फ्रंट लाइन में इतने इंजीनियर्स मौजूद नहीं थे जो सफलतापूर्वक ऐसे अंडरग्राउंड युद्ध को अंजाम दे सके। उनकी पूरी रेजिमेंट का सफाया हो गया था और ब्रिटेन के पास जवाब देने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और ये पता चल रहा था जब तक कि जॉन नॉर्टन ग्रिफिथ्स ने कदम नहीं रखा। नॉर्टन ग्रिफिथ्स, जिसे ज्यादातर अपने भयानक उपनाम हेल फायर जैक के नाम से जाना जाता है, इसका बैकग्राउंड माइनिंग का रहा है। जब युद्ध की घोषणा की गई थी तब उनकी अपनी माइनिंग कंपनी थी। ग्रिफिथ्स एंड को मैनेजर ने मैनचेस्टर के ड्रेनेज लाइन और रिसीवर सिस्टम पर काम कर रही थी और तभी उनकी लाइफ में एक यूरेका पल आया। आप ये बात जरूर सोच सकते हैं कि सीवर कर्मचारियों और फ्रंट लाइन को जोड़ने वाली एकमात्र चीज इस निराशा की बदबू थी। लेकिन हेल फायर जैक के पास अपनी आस्तीन में कुछ अलग योजना थी। वो अपने सीवर कर्मचारियों के ग्रुप के लोगों को, जिन्हें फिर मुल्स के नाम से जाना गया, पश्चिमी मोर्चे की सुरंगों में ले जाना चाहता था। तो अंडरग्राउंड सुरंग बनाने के लिए आम टूल्स का इस्तेमाल करने के बजाय हेल फायर जैक के मुल्स ने कुछ अलग रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसे क्ले किकिंग के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक में एक इंसान शामिल था, द किकर, जो लकड़ी के एक क्रॉस के ऊपर अपनी पीठ के सहारे बैठा होता था, जो लकड़ी के स्लिट्स के बिल्कुल बीच में होने की वजह से गैलरी बना रहा था, जो इस शाफ्ट को अच्छी सपोर्ट दे रहा था। इस भाई साहब का काम अपने पैरों का इस्तेमाल करके उनके सामने
मिट्टी में एक तेज स्प्रेड ठोकना था। दूसरा आदमी द बैगर किसी भी ढीले सेडिमेंट को इकट्ठा करता था। इस बीच उनके पीछे एक तीसरा आदमी द ट्रेमर एक ट्रॉली की मदद से मिट्टी से भरे बैग वापस सुरंग के प्रवेश द्वार पर ले जाता था। पश्चिमी मोर्चे के नीचे सुरंग खोदने के लिए अपने क्ले किकर्स को लेकर हेल फायर जैक का मानना था कि ब्रिटेन आखिरकार अब जाकर कहीं इस अंडरग्राउंड युद्ध में जर्मनी को टक्कर दे सकता है। गिवेंची की लड़ाई में विस्फोट होने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस योजना का प्रस्ताव करते हुए खत लिखा, लेकिन उनके बदमाश उपनाम और जर्मन माइनिंग के बढ़ते खतरे के बावजूद भी ब्रिटेन की सरकार ने इस पत्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया और 2 महीने लगाकर जर्मन के मित्र देश की माइनिंग नष्ट करने वाली सेना के लिए ब्रिटिश युद्ध कार्यालय ने आखिर इस पर किसी तरह से विचार किया। तो क्या वहां की सरकार अपनी खुद की कोई सरल योजना लेकर आई थी? जी नहीं भाई, उन्होंने फाइनली हेल फायर जैक के पत्र को स्वीकार करने का फैसला किया। इस समय वो जानता था कि उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था और उनके सीवर कर्मचारियों ने तुरंत ही मैनचेस्टर को छोड़ दिया और सिर्फ 4 दिन के बाद वे फ्रांस में नो मैन लैंड के नीचे सुरंग बनाने के काम में लग गए। तो आखिर ये मोल्स कौन थे जिन्हें इतने कम सामान के साथ युद्ध जीतने में मदद करने का काम सौंपा गया? आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहता हूँ अगर आप छोटे गोल इंसानों को ग्रेफर और नुकीले मुंह के साथ चित्रित कर रहे थे। उन्हें मोल्स उनकी लुक से नहीं बल्कि खुदाई करने की क्षमता के कारण कहते थे। उनमें से कई सारे 40 से ज्यादा उम्र के थे। उनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच से छोटी थी और उन्हें युद्ध में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। इस बात को देखते हुए कि सैनिकों के लिए मैक्सिमम उम्र 40 साल थी और मिनिमम लंबाई की जरूरत 5 फीट 3 इंच थी, वे सामान्य सेना की भर्ती के लायक भी नहीं थे। इन्फेंट्री सैनिकों को कम से कम 9 महीने मिलते हैं जिस दौरान वे तैयार होकर ट्रेन होते हैं, फिट होते हैं और सेना के सभी नियमों को सीखते हैं। लेकिन फिर भी ये मोल्स मात्र कुछ ही दिनों में सैन्य आदमी बन गए। भाई जरा सोचिए कि आप एक सप्ताह अपना सामान्य काम कर रहे हो, फिर कुछ दिनों के बाद आप मानव इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक में नो मैंस लैंड के नीचे सुरंग बना रहे हैं। यार ये तो सीधा करियर बदलने वाला काम हो गया। ये बात देखते हुए कि सेना के अंदर कुछ छोटे बूढ़े लोगों के ग्रुप को भर्ती करना, वो भी बिना किसी सैन्य अनुभव या प्रशिक्षण के, भाई ये युद्ध हारने का एक निश्चित तरीका लगता है। लेकिन मोल्स की अपनी खूबी थी। क्ले किकिंग का इस्तेमाल पूरे ब्रिटेन में सीवर, रेलवे सुरंगों और सड़कों की खुदाई के लिए किया गया था। इसका मतलब ये था कि बड़ी संख्या में भर्ती किए गए मोल्स को इन तरीकों का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड सुरंग खोदने का पूरा अनुभव था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पुरुष इस बात से वाकिफ थे कि कैसा महसूस होता है जब सुरंगों की तंग ठंडी अंधेरी परिस्थितियों में काम किया जाता है। इसके अलावा एक माइनर या सीवर कर्मचारी होने का मतलब है कि आप पहले से ही मजबूत, बहादुर और खतरे के आदी होने की संभावना रखते हैं। इसके विपरीत जर्मनी ने अपने माइनर्स की आलोचना की और युद्ध के प्रयासों में सहायता के लिए कई लोगों को इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए घर वापस भेज दिया। और जिन जर्मन माइनर्स ने नो मैंस लैंड के नीचे सुरंग बनाई थी उन्हें मोल्स के समान जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। जर्मन कमांडर सिविल माइनिंग इंजीनियर्स को सैन्य यूनिट में शामिल होने के लिए अनुमति देने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। उनका मानना था कि ये एक घातक भूल साबित हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह का काम करना गलती नहीं है। नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना। मैं बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक वीडियो और गहरे डाइव वीडियो बनाता हूँ जो कि आप असल में खोद सकते हैं। लेकिन अभी के लिए चलिए मोल्स पर वापस आ जाते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इन मोल्स को 9 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन फिर भी उनमें सच्चे सैनिकों की आत्मा बसी थी। उदाहरण के लिए एक टनलर विलियम हैकेट को ले लीजिए। टनल में माइन को एक्सप्लोड करने के बाद वो और उसकी टीम उसी सुरंग के अंदर थे। वे इस सुरंग के लकड़ी से बनी हुई गैलरी के साथ पूरी तरह से फंस गए और ये सुरंग 4 फीट से कम ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी थी। 20 घंटे की सख्त मेहनत के बाद इन आदमियों ने गिरी हुई मिट्टी और टूटी हुई लकड़ियों के बीच एक गड्ढा बनाया। हैकेट ने गैप के बीच में से 3 लोगों को निकलने में मदद की। हालांकि वो भी उनके पीछे से निकल सकता था, लेकिन इसने मना कर दिया। इसके बजाय वो चौथे आदमी के साथ जो गंभीर रूप से घायल था। भले ये छोटा होता चला गया, लेकिन फिर भी हैकेट ने अपना घायल कॉमरेड को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद गैलरी पूरी तरह से ढह गई और उनमें से फिर कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। इनकी ये बहादुरी एक तरफ मोल्स पर माइनिंग अनुभव की अमूल्य साबित हुई। भाई ये कुछ ऐसे इंसान थे जिन्हें माइनिंग पर काम करने के लिए तंग, ठंडी, असुविधाजनक परिस्थितियों के लिए लगाया गया था, जो उसी तरह से लगातार 12 घंटे तक काम कर सकते थे। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि बहुत सारे लोगों को कॉल करके भर्तियां हुई। माइनर्स के रूप में पूरे यूके और ब्रिटिश साम्राज्य से कॉल का जवाब मिला। इसलिए 1916 की गर्मियों तक ब्रिटिश के पास पश्चिमी मोर्चे पर 33 टनलिंग कंपनियां मौजूद थीं, जिनमें शामिल 25,000 सुरंग बनाने वाले अनुभवी लोग वॉलंटरी काम कर रहे थे। अब रॉयल इंजीनियर्स द्वारा कोऑर्डिनेट किए गए मेसन्स मिशन के साथ काम करने वाले ऐसे मोल्स भी मौजूद थे जो कि 171वीं, 175वीं और 250वीं ब्रिटिश टनलिंग कंपनियों में काम करके आए थे। यहाँ मौजूद 2 कैनेडियन टनलिंग कंपनियां भी थीं जिन्हें अपने प्यारे नाम बीवर के नाम से जाना जाता था, और एक ऑस्ट्रेलिया से आई हुई टनलिंग कंपनी थी जिसे डिगर्स कहा जाता है। मैं इस बात से थोड़ा निराश हूँ कि वॉम्बेट्स नहीं थे। मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी भाई उनका लक्ष्य मेसन्स रिज था। ये मेसन शहर के उत्तर पूर्व में चले गए, जिसे अब बेल्जियम में मेसन के नाम से जाना जाता है। अपने सबसे ऊंचे स्तर पर रिज समुद्र तल से लगभग 264 फीट ऊपर पहुंच गया, जो जर्मन को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व की स्थिति प्रदान करता है। जो वहां से ब्रिटिश पदों को ऑब्जर्व करने में सक्षम थे। क्या उन्होंने वहां पर 10 मील लंबे रिज पर कब्जा किया था? ब्रिटिश अपनी फ्रंट लाइन को बढ़ा सकते थे और फिर उनकी सेना आराम से पास चेंडेल की ओर हमला कर सकती थी। इस बात को सुनकर जर्मन सेना आगे पीछे हो गई, लेकिन जनाब इस
तरह से रिज पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। जर्मन की सेना ने इस रिज पर हमला करके नवंबर 1914 में कब्जा किया और किसी भी पैदल सेना के हमले में नुकसान को कम करने के लिए इसे मजबूत किया। इसे पाने का भी एकमात्र तरीका अंडरग्राउंड माइनिंग था और इसलिए साल 1916 के शुरुआती महीनों के दौरान ही जनरल हर्बर्ट प्लूमर ने इस बात का आदेश दिया कि टनल बनाने का ऑपरेशन मेसन रिज के तहत ही चलेगा। इनकी योजना थी कि 22 टनल जर्मन फ्रंट लाइन के बिल्कुल नीचे तैयार करने। यहाँ कुछ ऐसी सुरंगें थी जिनको बनाने के लिए उन्हें लगभग 125 फीट गहरा और उनकी लाइन के नीचे 2000 फीट का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। मतलब कि पूरे नेटवर्क को खोदने में 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद फिर हर सुरंग के अंदर एक माइन लगाया जाएगा और बाद में विस्फोट किया जाएगा। उम्मीद है कि रिज पर जर्मन सेना के गढ़ को नष्ट करने के लिए काफी है। इस बड़े विस्फोट के बाद उन जर्मन पर तोपखानों की बमबारी की जाएगी और पैदल सेना के जरिए भी हमला होगा। तो अगर उनकी योजना जर्मन सेना को खत्म करने में सफल रही तो अंग्रेज युद्ध जीतने की दिशा में एक विशाल कदम उठाएंगे। लेकिन जंग जीतने के लिए पहले मोल्स को पकड़े जाने से बचना होगा। ऐसा करने का एकमात्र तरीका जितना उन्होंने पहले कभी किया था उससे कहीं ज्यादा गहरी खुदाई करना था और इसलिए ब्रिटिश ने सिलेंड्रिकल स्टील ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जिन्हें ट्यूबिंग कहते हैं। ट्यूबिंग फ्लैंडर्स में जमीन के नीचे पाए जाने वाले कैमल सैंड्स के बीच से लगाया गया था क्योंकि कैमल रेत के ढेर हमेशा अस्थिर रहते थे और क्विकसैंड की तरह काम करते हैं। तो मतलब अगर आप इस तरह की रेत के बीच से सुरंग बनाते हैं तो आपके लिए बाढ़ और गुफा इनका खतरा बन जाएगी। लेकिन उनके इस स्टील ट्यूबिंग तकनीक के लिए शुक्रिया कि मोल्स बीवर और खुदाई करने वाले लगभग 100 फीट तक पहुंचने में सक्षम थे जो इस अस्थिर कैमल सैंड से बहुत नीचे था। यहाँ की मिट्टी ज्यादातर क्ले से बनी थी जो सुरंग खोदने के लिए एकदम सही मिट्टी होती है। स्टील ट्यूबिंग की तकनीक से अनजान बेचारी जर्मन सेना ने ब्रिटिश जितनी गहरी रेत और सुरंग को खोदकर उनके टनल के रास्ते खोजने के लिए बहुत संघर्ष किया। हालांकि ये सिर्फ उनकी एडवांस्ड माइनिंग तकनीक नहीं थी जिससे उनको मदद मिली। आपको बता दूं कि मेसन्स रिज पर कब्जा करने से जर्मनों को ऑब्जर्वेशनल से संबंधित लाभ जरूर मिला, लेकिन इस ऊंची जगह पर आने का मतलब था कि अंग्रेजों की गहराई तक सुरंग बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा गहराई तक खुदाई करनी थी। और ये सिर्फ नहीं ब्रिटिश की सुरंगें गहरी खोदनी थी बल्कि उन्हें मोल्स बीवर और डिगर की तुलना में बहुत तेजी से सुरंग बनानी थी। असल में क्ले लॉकिंग की तकनीक ने अंग्रेजों को दुश्मन की तुलना में सुरंग बनाने में 4 गुना तेज कर दिया और जर्मन सेना अभी भी पिकैक्स का इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, क्ले केकिंग सिर्फ तेज नहीं बल्कि ये तकनीक शांत भी थी। जर्मन मेटॉक्स के लगातार धमाकों के विपरीत ये मिट्टी को बहुत ही आराम से तोड़ती थी। सुरंगों में सन्नाटा सुनहरा था। सुनने के उपकरण जैसे जियोफोन और सिस्मो माइक्रोफोन का इस्तेमाल दोनों पक्षों द्वारा किया जाता था जिससे मामूली वाइब्रेशन का अंदाजा भी लगाया जा सकता था। एक स्लिप अप से दुश्मन को उनकी सुरंग की पोजीशन का पता चल सकता था। अगर उन्हें अंडरग्राउंड सुरंग बनाते हुए सुना गया तो वे दुश्मन द्वारा लगाए गए अंडरग्राउंड माइन से अपनी सुरंग को उड़ा देने का जोखिम उठा सकते थे, जिससे न केवल उनके महीनों का दर्द भरा काम बर्बाद होगा बल्कि माइन विस्फोट होने के बाद ये सुरंग में खुदाई करने वाले इंसानों को भी फंसा सकता है। बिना किसी संगीत के निरंतर मौन में काम करना आपको पागल करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन भाई मोल्स के लिए ये खास चिंता की बात नहीं थी। तो जनाब, इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि ये सुरंगें एक क्लस्ट्रोफोबिक नाइटमेयर थी। ये बहुत ही छोटी थी जिससे इन्हें डिटेक्ट करना आसान हो जाता था। असल में इनका आकार सिर्फ 4 फीट 6 इंच होता था। भले ही मोल्स की लंबाई सामान्य सैनिक से छोटी होती थी पर फिर भी सुरंग के अंदर सीधे खड़े होना उनके लिए संभव नहीं था, जिसकी ये परिणाम में वे भयानक पीठ के दर्दों से पीड़ित होते थे। और यहाँ तक कि अगर वे अपनी पीठ को बचाने की कोशिश करते, फर्श पर रेंग कर चलने का फैसला करते तो उनके हाथ, घुटने और नाखून हमेशा मिट्टी से भरे रहते। लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए उनके शरीर पर होने वाली एकमात्र हानि नहीं थी। क्ले केकिंग टनल के पैरों की शक्ति पर ज्यादा निर्भर करती थी, ना कि उनकी थोड़ी कमजोर भुजाओं पर, जिससे ये फायदा मिला कि मोल्स कम समय में ज्यादा खुदाई कर सकते थे। पर फिर भी लगातार धरती से मिट्टी खोदना थका देने वाला था। ज्यादातर समय क्ले किकर्स अपना बोझ शेयर करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें 8 घंटे की भीषण शिफ्ट का सामना करना पड़ता था। जमीन को सतह से 125 फीट नीचे काम करने का मतलब ये भी है कि सुरंग में प्राकृतिक रोशनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। तो फ्रंट लाइन पर बिजली की सप्लाई कम होने के कारण मोल्स के पास मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन प्रकाश की कमी से भी बदतर बाढ़ थी। जल रेखा के नीचे खुदाई करने पर सुरंगों में अक्सर पानी भर जाता था और पंपों के बिना सुरंग बनाने वालों के पास घुटनों को पानी में रखकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टनलर के पैरों को इस ठंडी, नम और अनसैनिटरी परिस्थितियों में रखा गया था, जिसका मतलब यह था कि इस खूंखार ट्रेंच के अंदर पैर फंसकर सेट हो जाने से ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए इन भयानक और दर्दनाक स्थितियों के लगातार संपर्क में आने पर पैर में ब्लड वेसल्स नष्ट हो जाती थी और इसके तुरंत बाद फफोले और खुले घाव पूरे शरीर पर विकसित हो जाते थे, जिससे टनलर्स को फंगल इन्फेक्शन का खतरा होता था और लंबे समय तक इलाज न करने से इन्फेक्शन फैल जाता था, जिसे रोकने के लिए पीड़ित मोल्स को अपने पैरों और टांगों को काटने की जरूरत पड़ती थी। ये सुनने में भयानक लगता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था जिससे वे और ज्यादा डरते थे।
आपको बता दूं कि सिर्फ मित्र देशों की सुरंग बनाने वाली कंपनियां ही अंडरग्राउंड तरीके से दुश्मन को नष्ट करने की तलाश में नहीं थी। जर्मनों के पास भी अपने खुद के माइनर थे जिन्हें काम सौंपा गया था कि वो हर तरह के विस्फोटों को ब्रिटिश फ्रंट लाइन के बराबर सेट कर दें, यहाँ तक कि मोल्स के टनलिंग मिशन को भी तोड़फोड़ कर दें। अंडरग्राउंड माइंस, जिन्हें कैमोफ्लेट के नाम से भी जाना जाता है, उनका इस्तेमाल दुश्मन की खाइयों को उड़ाने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की सुरंगों में घुसने के लिए किया जाता था। लेकिन अगर सेना का कोई भी आदमी बदकिस्मत से इस कैमोफ्लेट विस्फोटक की पकड़ में आता है तो सुरंग में हर कोई धरती के समुद्र द्वारा निकल लिया जाता है। इसीलिए मोल्स के लिए यह बात भी चिंता पैदा करने वाली थी कि कहीं जर्मन की सेना उनकी सुरंग को इन कैमोफ्लेट माइन से तोड़ ना दे। अगर किसी पॉइंट पर दो सुरंगें मिलती हैं तो खनिकों का सामना दुश्मन के दिल को रोक देने वाले दृश्य से होगा जो उनके कुछ ही फीट की दूरी पर होगा। ये भयानक, क्रूर और हताशा पैदा करने वाला दृश्य आमने सामने की लड़ाई को चिंगारी देगा। सुरंग बनाने वाले एक दूसरे पर अपने हाथ लगाने वाली किसी भी चीज से हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फावड़े, कुदाल, चाकू, यहाँ तक कि हाथों की लड़ाई भी होगी। और ये खूनी प्रतियोगिता तभी समाप्त होगी जब किसी पक्ष के दुश्मन मर जाएंगे या सुरंग किसी तरह से ढह जाएगी। तो इस लड़ाई के दौरान दुश्मन के अंतहीन खतरे के बावजूद या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा या उन्हें धरती के अंदर ही डुबा दिया जाएगा। पर यहाँ इससे भी बड़ा ही खतरा पैदा होता था, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे अशुभ रूप से द साइलेंट किलर कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है जो कि तब पैदा होती है जब कार्बन का दहन अधूरा रह जाता है और ये गैस इंसान के लिए काफी जहरीली साबित होती है। ये सुरंग में खासतौर पर एक विस्फोटक कार्रवाई के बाद बनती है। यहाँ तक कि एक गोली फायरिंग करने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में फैल जाती है। जाहिर है जितना बड़ा धमाका होगा उतनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, इसलिए जब कैमोफ्लेट्स का विस्फोट होता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में फैल जाती है ताकि सुरंगों में हवा का आना बिल्कुल कम हो जाता है, जिसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो सकती है और जल्दी फैल सकती है। तो सुरंग में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेल करने से रक्त में होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत हद तक कम हो जाती है। यहाँ तक कि अगर 0.1% कार्बन मोनोऑक्साइड भी हवा में मिल गई तो वो घातक होगी और 0.2% की मात्रा हवा में मिलकर चेतना की नुकसान का कारण लगभग 25 मिनट में बन जाती है। इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम मामले तब सामने आते हैं जब हवा में 1% से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है। इस मामले में इंसान सिर्फ 2 से 3 सांसों के बाद बेहोश हो सकता है और 3 मिनट से भी कम समय मौत हो जाती है। भूतिया रूप से इस घातक गैस ने कई मोल्स के जीवन का अंत किया, लेकिन अभी तक बहुत सारे टनलर लापता हैं, अनदेखे हैं, जिससे इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि कितने माइनर्स इसका शिकार हुए। फिर भी कई इतिहासकारों का मानना है कि ये गैस घातक थी, ना कि गोलियां या बम या केविन्स। ये गैस फ्रंट लाइन पर मोल्स के लिए उस वक्त का सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जहर से मरना एक दर्द रहित तरीका माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गैस भयानक नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कम ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है तो उसके धड़कन का बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ और यहाँ तक कि चक्कर भी उसे आते हैं। भाई जरा एक अंधेरी सुरंग में इस डरावने दृश्य की कल्पना कीजिए जहां आपका साथी इस तकलीफ का शिकार हो। क्या आप इस बात के लिए हंसेंगे कि अगला नंबर आपका है? क्या आपने कभी कोयले की खान में कैनरी फ्रेज के बारे में सुना है? इसकी उत्पत्ति उन माइनर्स द्वारा की जाती है जो कोयले की खानों में कैनरी के साथ उतरते हैं। वे गैस के प्रभाव के प्रति ज्यादा आसानी से प्रभावित होते हैं, इसीलिए उनकी कंडीशन में कोई परिवर्तन माइनर्स को अदृश्य गैस के साथ अलर्ट करेगा, जिससे वहां से निकलने के लिए उनको बहुमूल्य समय मिलेगा। कैनरी, जिसे अक्सर माइनर्स फ्रेंड के रूप में जाना जाता है, टनलर्स उस एक पिंजरे में रख देते हैं। हालांकि ये सिर्फ कैनरी नहीं था जिन्हें इस तरह से इस्तेमाल किया गया था। खनिकों के होश आने से पहले खतरनाक गैस की पहचान करने के लिए चूहों और जूहों का भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर चूहा मर गया या कैनरी अपने बस से गिर जाती तो माइनर्स को संकेत मिलता था कि उन्हें वहां से निकलने की जरूरत है। हालांकि जानवर उनके एकमात्र रक्षक नहीं थे, बल्कि प्रोटोमैन भी इन टनलर्स को बचाने के लिए तैयार रहते थे। जब कभी भी इस तरह की गैस पॉइजनिंग का खतरा महसूस होता था, इस तरह के नाम और गेटअप होने के बावजूद भी ये प्रोटोमैन विश्व युद्ध पर कोई सुपर हीरो नहीं था और इस तरह का टाइटल उन्हें एक खास ब्रीदिंग उपकरण से मिला है जिसे प्रोटो एपरेट्स कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल बचाव मिशन पर अंडरग्राउंड भेजे गए लोगों द्वारा किया जाता है। इसने उनकी नाक को बंद कर दिया और सिलेंडर के ऑक्सीजन के फ्लो को मुंह तक एक हार्नेट सेट ट्यूबिंग में पहुंचा दिया। इसकी मदद से एक अनुभवी प्रोटोमैन किसी भी गिरे हुए साथी की तलाश में 2 घंटे तक अंडरग्राउंड रह सकते हैं। उनके इरादे भले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं किसी सुरंग में इस भयानक मौत का शिकार बिल्कुल नहीं होना चाहता और बाहर निकलने के लिए एक प्रोटोमैन का इंतजार नहीं करना चाहता। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि टनल लाइफ की निरंतर चिंता ने कई मोल्स को ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेल दिया, जिस कारण शराब ने उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसने सुरंग बनाने वालों को अपनी चिंता कम करने में मदद की होगी, पर युद्ध में शराब पीने की अनुमति कमांडिंग अधिकारियों को बिल्कुल नहीं थी। चार्ल्स विलियम्स नाम के एक क्ले के घर को नशे के लिए 21 दिनों की फील्ड पनिशमेंट नंबर 1 की सजा सुनाई गई जब उसे फरवरी 1917 में शराब पीते हुए पकड़ा। नतीजतन विलियम्स को एक फिक्स ऑब्जेक्ट जैसे कार का पहिया या पोल उसके साथ हर दिन 2 घंटे के लिए बांध दिया जाता था। कुल मिलाकर वो उस ऑब्जेक्ट के साथ 40 घंटे तक बंधे रहे। हालांकि सक्रिय वॉर जोन में नशे में धुत होना वाकई सबसे चतुर विचार की तरह नहीं लगता, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि कमांडिंग अधिकारी मोल्स की दुर्दशा को देखते हुए थोड़ी ज्यादा सहानुभूति रखते होंगे, खास करके उन्हें बद से बदतर परिस्थितियों में काम करते हुए देख करके, है ना? पर नहीं, तो फिर क्यों वो सबसे आगे आकर ऐसी भयानक और जानलेवा परिस्थितियों में काम कर रहे थे? मेरा मतलब है राजा और देश के प्रति आपका प्यार ही आपको यहाँ तक ला सकता है ना।
खैर क्ले क्रकर एक दिन में 6 शिलिंग तक कमा सकते थे, जो आज लगभग $22 के बराबर है, जो उस समय लोगों के लिए एक अच्छा खासा वेतन था। तुलना की जाए तो खाइयों में पैदल सेना के जवानों को सिर्फ 1 शिलिंग और 3 पेंस मिलते थे, जो कि मुश्किल से एक दिन के $5 होते। मजदूरी में समानता होना इतना धीरे धीरे पैदल सैनिकों मोल्स के बीच में दुश्मनी का कारण बनता गया, और यहाँ तक कि खाइयों में रहने वाले सुरंग बनाने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हुए तरह तरह के गीत भी बनाए गए। लेकिन मैं शर्त लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि उनमें से किसी ने भी वो गीत नहीं गाए होंगे जिन्होंने इन मोल्स के साथ उन सुरंगों में ठंडे क्लस्ट्रोफोबिक बहुत नम जूतों में कुछ घंटे बिताए होंगे। बात है जून 1917 की। विस्फोट की योजना के ठीक कुछ दिन पहले सभी मोल्स अपने अंतिम स्थान पर पहुंच गए और कुल मिलाकर 22 माइंस को मेसन्स रिज के नीचे अलग अलग सुरंग में लगा दिया। अच्छी बात उनके लिए यह थी कि जर्मन सेना द्वारा सिर्फ एक सुरंग की खोज की गई और उसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने माइन को उनके अंतिम स्थानों तक पहुंचाने का काम शुरू किया और जितनी भी बाकी सुरंगें थी जिन तक जर्मन नहीं पहुंचे थे उन्हें माइन से भर दिया गया। उन्होंने सिर्फ 10 टन या 20 टन या 50 टन के माइन इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि लगभग 500 टन माइन लगाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मोटे तौर पर उतना ही वजन है जितना 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ब्लू व्हेल का होता है। भले ही मैं कोई TNT एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये एक बड़ा धमाका करने के लिए काफी है। हमले से कुछ घंटे पहले जनरल चार्ल्स हैरिंगटन ने प्रेस की जानकारी दी और अपनी कुछ चिलिंग शब्द पेश किए। मुझे नहीं पता कि हम कल इतिहास बदलेंगे या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम भूगोल को निश्चित रूप से बदल देंगे। उनकी टिप्पणी जल्दी सच साबित होगी और फिर आखिरकार वक्त आया 7 जून 1917। शुरुआती घंटों में जन अंतिम माइन फिट होकर तैयार थी। अब बस उन्हें डेटोनेट करके विस्फोट करने की देरी थी। ब्रिटिश तोपों ने विस्फोटक को कुछ मिनट पहले फायरिंग करनी बंद कर दी, क्योंकि वे दूसरी दुनिया के हमले के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। लगातार तोपखाने की आग और गोलाबारी का गगन भेदी शोर बंद हो गया और युद्ध के मैदान में बुरी तरह से भयानक सन्नाटा छा गया। तभी वक्त होता है 3:17 जब ये सन्नाटा टूट जाता है। रिज के नीचे की 19 माइन एक एक करके विस्फोट होने लगे और सभी एक दूसरे से 20 सेकंड भीतर फट गई। ये विस्फोट भयानक और राक्षसी था। वहां मौजूदा कुछ लोगों ने बताया कि जर्मन सैनिकों के शव के चिथड़े चिथड़े होकर गुड़िया की तरह हवा में उड़ रहे थे। आग के विशाल लपटें पृथ्वी से बाहर निकल रही थी और जमीन भयंकर रूप से हिल रही थी। इस पर बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि विस्फोट में लगभग 10,000 जर्मन सैनिकों की मौत हो गई, साथ ही 7,200 घायल होकर चौंक गए और पैदल सेना के हमले के दौरान उन्हें बंदी बना लिया गया। ये सुनने में अजीब लग रहा है। जो जर्मन सैनिक मारे गए थे वे भाग्यशाली थे, और अगर हवा में उड़ने वाला और हड्डियां बिखेरने वाला इस विस्फोट की बात की जाए तो उसकी चोट को सहना किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं था। तो बाद में बरसने वाले धरती के टुकड़ों ने भी बहुत सारे लोगों की मौत के घाट उतारा। एक साथ होने वाले इन 19 माइन के विस्फोटों ने धरती को लगभग 19 सेकंड तक हिलाया और इतना हिंसक था कि कुछ जियोलॉजिस्ट लील यूनिवर्सिटी में बैठे थे, जो कि यहाँ से 12 मील दूर है। उन्हें लगा कि भूकंप के झटके हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि एक आइजोमेनिक स्टूडेंट ने बताया, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के हैं, जो कि विस्फोट स्थल से 480 मील दूर है। उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनने की सूचना दी। सच कहूं तो इस तरह के विस्फोट की शक्ति का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन यह माना जाता है कि यह इतिहास में उस समय का सबसे बड़ा विस्फोट था जिसे इंसानों ने तैयार किया था। और यह विस्फोट सबसे बड़ा तब तक रहा जब 1945 में ट्रिनिटी एटॉमिक वेपन टेस्ट उर्फ दुनिया के पहले परमाणु हथियार का टेस्ट हुआ था। जी हाँ, इसे पार करने के लिए सचमुच एक परमाणु विस्फोट हुआ। आपको बता दूं कि विस्फोट के बाद कई सारे जर्मन सैनिक मारे गए या विस्फोट से घायल हुए और मित्र देशों की सेना ट्रेंच लाइन को पार करके आ गई और एक दिन से भी कम समय में रिज पर पहुंच गई। अगले 7 दिनों तक ब्रिटिश सेना ने आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने और इलाकों पर कब्जा किया और जर्मन पलटवारों को दोहराया। कहा जाता है कि युद्ध के अंत तक जर्मन सेना में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 25,000 थी, जिनमें से 10,000 की मौत माइन विस्फोटों के दौरान हुई। इस बात में कोई शक नहीं है कि मेसन्स रिज के नीचे सुरंग बनाने वाले मोल्स के काम ने युद्ध के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदलने में मदद की। ब्रिटिश सेना के कैप्टन ग्रांट ग्रीव ने इस बात का दावा किया कि युद्ध के इतिहास में कभी भी माइनर ने लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, जबकि हर्मन वोन कोहल नामक जर्मन सेना के एक सीनियर कमांडर ने इस मेसन हमले को युद्ध की सबसे खराब जर्मन त्रासदियों में से एक कहा। हालांकि युद्ध के बहुत लंबे समय के बाद तक मोल्स के काम के प्रभाव को महसूस किया गया। डेविल क्रेग नाम की एक किताब जिसमें जर्मन लड़ाई का ऑफिशियल इतिहास लिखा था, उसे 1939 में पब्लिश किया गया। उसमें लिखा कि मेसन्स रिज विस्फोट जर्मन की हार का दूसरा कारण था। मैं तो कहूंगा कि यह परिणाम माइनर्स और सीवर वर्कर्स के एक समूह के लिए एक बहुत बड़े प्रभाव के रूप में सामने आया। हालांकि घर वापस जाने के बाद शायद इन मोल्स पर लोगों ने हंसा होगा, लेकिन उसके बाद उन्हें पश्चिमी मोर्चे पर सबसे मूल्यवान सैनिकों के रूप में सम्मानित किया गया। तो जनाब, इस बात से साफ जाहिर होता कि कभी कभी बड़े नायक सबसे छोटी जगह भी आ सकते हैं। इस कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया और क्या आप किसी दूसरे युद्ध नायकों को जानते हैं जो इस प्रशंसा के पात्र है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।